स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग, मेरे हाथ में ये गन क्या कर रही है आपको पता चल जाएगा। आज हम लोग मिले हैं मोशन इन अ प्लेन के वन शॉट के लिए, जहाँ पे हम लोग मोशन इन अ प्लेन के कंसेप्ट्स को कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से देखने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास घर की कुछ अलग अलग करछियाँ हैं, एक ड्रायर है, मेरे पास एक लंच बॉक्स है, एक गाड़ी के साथ भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि मैं इस कमरे में नहीं रख सकता, हुला हुप है, एक छोटी सी बॉल है और मेरे बच्चे की गन है। तो एक्चुअली में मैं आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी ये बता चुका हूँ। जिसने भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट नहीं देखा है, पहले उसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट देखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे, मतलब आज हम लोग करना शुरू कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों ही चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कम डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, कम एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको टर्मोलॉजीज पे ध्यान देना है, जैसे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, बेसिक नई चीज़ें पढ़नी है, लाइक ABCD। हमारे जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, ऐसे हमारे फिजिक्स में वेक्टर्स या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब होता है। बट जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे, लाइक लॉज ऑफ मोशन, बहुत सारे प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेशंस वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी बात नहीं, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट, जैसे मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर आपने वन शॉट देख लिया तो आपको पता होगा कि हमने उसमें भी पूरी कोशिश की कि हम हर चीज़ को समझा पाएं विद सम डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कोशिश कुछ करने वाले हैं। अब जो कि हमारा चैप्टर है, यानी कि मोशन इन अ प्लेन, पहली बात तो ये पूरा का पूरा चैप्टर के लगभग लगभग सारे के सारे नोट्स हम लोग हाथ से लिखने वाले हैं। अनलाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपने देखा हो, या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट अगर आपने यहाँ पे किया है हमसे, तो हमने उसमें हर एक चीज़ को हाथ से लिखा, बिकॉज कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे हर चीज़ हाथ से ही लिखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि डेफिनेशंस कम और नई कंसेप्ट ज़्यादा हैं, डायग्राम ज़्यादा हैं, डेरिवेशन ज़्यादा हैं, जो कि इस चैप्टर में भी हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं कि मोशन इन अ प्लेन को आप ओवरऑल दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसका जो पार्ट 1 रहेगा, मतलब हम पूरा ही वन शॉट में करवा रहे हैं, लेकिन जो पार्ट 1 है वहाँ पे हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं कि वेक्टर्स क्या होता है। और वहीं पे जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। यानी कि पार्ट 1 में हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये चैप्टर पूरा का पूरा वन शॉट में खत्म हो जाएगा। जितना भी इस चैप्टर की लंबाई होगी, लेंथ होगी, लगभग लगभग वेक्टर्स की पढ़ाई आधा है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही हम कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही कहीं ना कहीं हम लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, जो कि 5 से लेकर 10 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। तो कहीं आपको लगे कि मैं सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाने वाला, 5 से लेकर 10 मिनट का काम है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे हम आपको सिर्फ वन शॉट में फॉर्मूले कराएंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हर एक फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करने वाले हैं। अक्सर मैं देखता हूँ टीचर्स वन शॉट में सिर्फ फॉर्मूले लिखते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, वैसे तो वन शॉट का मतलब वही होता है, बट हमारे वन शॉट थोड़े अलग है। हम तो पहली बात तो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ लगभग लगभग हर फॉर्मूले का हम डेरिवेशन भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम लोग इस वन शॉट को मोशन इन अ प्लेन के। और जैसा कि मैंने बताया कि पहला पूरा हिस्सा हमारा होने वाला है वेक्टर्स के ऊपर। तो अब वेक्टर्स क्या चीज़ है, आओ ज़रा बात करें। अच्छा, ये यहीं रह गया, मैं एक्चुअली बोर्ड को टेस्ट कर रहा था, तो बोर्ड को टेस्ट करने के लिए ना एक्चुअली कैमरा फोकस लेना पड़ता है, तो वो यहीं लिखा रह गया, बट कोई नहीं। आओ सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑल द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं भाई। तो वेक्टर्स हमारे पास क्या थे, एनी क्वांटिटी हैविंग, बहुत कम डेफिनेशन, तो घबराना मत कि सर आप सब कुछ हाथ से लोगे तो देर लग जाएगी, ऐसा है नहीं, 2-4 डेफिनेशन है। एनी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, याद होगा। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगेन एग्जांपल के तौर पे, आपको मुझसे ज़्यादा एग्जांपल अब तो इसके आते होंगे, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के बारे में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है,
वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, आगे जाके आपकी लाइफ में और भी, जैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, बहुत सारी और क्वांटिटीज आएंगी जो कि वेक्टर हैं, बट ठीक है ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है, क्योंकि बेटा हर एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर आते हैं। मैं आपको चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ 2+2 क्या होता है तो आप बोलोगे 4। मैं बोलूँ 2 × 2 क्या होता है आप बोलोगे 4। मैं बोलूँ 3 × 3 क्या होता है आप बोलोगे 9। मैं बोलूँ 3+3 क्या होता है आप बोलोगे 6। बट शायद आपको पता हो, ये जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मैथ्स को हम बोलते हैं अलजेब्रा। इस जो भी आज तक हम लोग, आप कह सकते हो मैथ्स पढ़ के आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है, वो अलजेब्रा था। लेकिन 2+2 वेक्टर्स में 4 नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ 2 न्यूटन + 2 न्यूटन कितना होगा, तो आप 4 नहीं कह सकते। आई होप आपको याद हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो 2+2 4 हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 हो जाएगा, और अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो चीज़ें बदल जाएंगी। द पॉइंट इज कि जो वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, वो बहुत डिफरेंट है, और वो वही हमें इस चैप्टर के वन शॉट में सीखना है। अब अगर बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स हमारे पास काफ़ी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है जी। और हर एक टाइप के वेक्टर को हम इन करछियों की मदद से देखने वाले हैं। पहले हम सारे वेक्टर्स पढ़ लेते हैं, फिर बहुत रफली इन करछियों की मदद से इन वेक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? तो ऐसे वेक्टर्स भाई जिनका सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, यानी कि इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम हो तो इन्हें हम कह देते हैं इक्वल वेक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे इधर की तरफ एक फोर्स जा रही है 50 न्यूटन, और इधर की तरफ ही एक और फोर्स जा रही है 50 न्यूटन। तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, बिकॉज दोनों ही 50-50 न्यूटन है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। वहीं पे मान लो इधर जा रही है एक 15 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई, और इधर एक 15 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई। अब दोनों ही भले एक के पीछे एक है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी कि आप अगर आपके रिस्पेक्ट से बात करें तो लेफ्ट टू राइट, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। फिर आते हैं हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका सेम होता है मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। इन्हें नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, जैसे कि इधर की तरफ लगी है एक 50 न्यूटन की फोर्स, और वहीं पे इधर लगी है हमारे पास एक 50 न्यूटन की फोर्स। तो शायद आपको पता हो कि वेक्टर्स में जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो हम उसमें माइनस लगा देते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये वाली फोर्स हमारे पास F1 है और ये वाली फोर्स हमारे पास F2 है, तो F1 जो है वो F2 के बराबर तो है, लेकिन इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आगे हमारे पास माइनस आ जाएगा। मतलब कि समझे आप, F1 F2 बराबर तो हैं, लेकिन F1 F2 के या F2 F1 के नेगेटिव है, यानी माइनस है। वेक्टर्स में माइनस का मतलब है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वहीं पे अगर ये वाली फोर्स मान लेते हैं F1 है और ये वाली फोर्स F2 है, तो इस केस में F1 F2 के बराबर है। वेक्टर्स में ध्यान रखिएगा बच्चों, वेक्टर्स में ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होने चाहिए, तब वो इक्वल वेक्टर कहलाए जाएंगे। और नेगेटिव वेक्टर कब कहलाए जाएंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, ठीक है जी। नेगेटिव वेक्टर के बाद हमारे पास आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? तो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम प्लेन होता है,
ये हमें इन करछियों की मदद से समझने होंगे। एक्चुअली इक्वल वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर तो हम फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन हमें करछियों की मदद से भी समझेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं। लेकिन ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन जो है वो अगर सेम है, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है अभी के लिए और ये वाई है। आई होप आपको पता हो हमारे पास दुनिया में 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं। एक एक्स होती है, एक्सेस तो कोई वर्ड ही नहीं होता, कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं। एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। मतलब कि अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड आपकी तरफ है ना। ये वाली एक्सेस को हम एक्स कह देते हैं, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया माइनस एक्स। ये हो गया वाई, नीचे हो गया माइनस वाई। ये हो गया जेड आपकी तरफ और बोर्ड के अंदर की तरफ हो गया माइनस जेड। तो 3 एक्सेस होती हैं। अब इन 3 एक्सिस की अगर बात करें, तो अगर इन 3 एक्सिस में से कोई 2 से प्लेन बनता है, यानी एक्स और वाई। अच्छा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर मैंने बताया था कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। तो मोशन इन अ प्लेन में चीज़ें सिर्फ एक प्लेन में घूमने वाली, यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो वो लेट से इस प्लेन में घूमेंगी। मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाए जाएंगे। बाकी मैं भी आपको समझाऊंगा इन करछियों से, लेकिन कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका सेम प्लेन होता है, जो एक ही प्लेन में होते हैं। लाइक आप पूल खेल रहे हो और पूल में एक ही टेबल पे बॉल इधर उधर जा रही है, कोई बॉल उछल नहीं रही। अगर उछल गई तो उसका प्लेन बदल जाएगा, वो फिर वाई में जेड में भी आ जाएगा, समझ रहे हो आप। बट अगर हम पूल खेल रहे हैं और बॉल इधर ही है, एक ही जगह पे है, टेबल पे ही है, तो वो सारे कोप्लेनर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें तो को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं भाई? तो को इनिशियल वेक्टर्स हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, बस सेम इनिशियल पॉइंट हो, यानी उनका शुरुआत सेम जगह से होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। अब लेट्स से ए वेक्टर है इधर की तरफ, बी वेक्टर है इधर की तरफ, सी वेक्टर है इधर की तरफ, डी वेक्टर है इधर की तरफ। ये सारे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन सब की शुरुआत एक ही पॉइंट से हो रही है। लाइक एक बम फटता है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसके टुकड़े भागते हैं इधर उधर, तो सारे टुकड़े एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स। सारे एक ही पॉइंट से बाहर निकले तो वेक्टर का नाम पड़ जाता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। ये इस चैप्टर में काफ़ी काम आने वाले हैं और वो है पैरेलल वेक्टर्स। अब आप कहोगे पैरेलल वेक्टर्स क्या है भाई? आप कहोगे ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो एक दूसरे के। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स हमारे लिए वो हैं जो या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, वो भी पैरेलल हो जाएंगे, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वेक्टर्स either having same और ऑपोजिट डायरेक्शन, इनकी या तो सेम डायरेक्शन हो या ऑपोजिट डायरेक्शन हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कह देते हैं पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि आओ एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एक फोर्स जा रही है F1, मैं मैग्नीट्यूड का कुछ काम ही नहीं है तो मैं उसको बना ही नहीं रहा, और ये हमारे पास है F2। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, इधर एक फोर्स लगी है F1 और इधर एक फोर्स लग रही है F2, ये भी हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हो गए, समझ रहे हो। ये भी हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ऐसे वेक्टर जो या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऐसा ही बोलते हैं कई लोग, ऐसे वेक्टर जिनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री है या 180 है। सेम डायरेक्शन में है तो 0, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 180। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिख रहा हूँ, अगेन ये पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। एनी वेक्टर can be shifted parallelly without change। ध्यान सुनना, ये क्या पॉइंट है, क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लेते हैं 5 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है। ये मेरे पास एक वेक्टर है 5 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है। मान लो ना इधर नॉर्थ है, 5 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है, इधर।
अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये क्या रहेगा? आंसर है 5 न्यूटन नॉर्थ ही रहेगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं तो भी ये क्या रहेगा? 5 न्यूटन नॉर्थ रहेगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं तो भी ये क्या रहेगा? 5 न्यूटन नॉर्थ। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये 5 न्यूटन नॉर्थ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको पैरेलली किधर भी शिफ्ट कर दूं तो वो 5 न्यूटन नॉर्थ ही रहेगा। समझते हो? यानी कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैप्टर में हम ऐसा बहुत बार करने वाले हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लाल रंग से लिख लेना ये पॉइंट, कि किसी भी वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं इधर उधर तो उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास जो अलग अलग वेक्टर हुए, इनको हम आओ एक बारी इन कर्चियों से, खासकर हम लोग बात करें किसकी? कोप्लेनर वेक्टर। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कोप्लेनर वेक्टर करते हैं, तो इसलिए इसके लिए वैसे हम ये कर्चियाँ लेके आए हैं, बट बाकी भी इनके मदद से आओ देख लेते हैं कि कौन कौन से वेक्टर्स हमारे पास हैं। चलिए, तो अगर मान लें हम लोग कि ये दो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है ना, तो अगर ये दो वेक्टर है तो ये वेक्टर की क्या हो गई? टेल, और ये हो गई वेक्टर की हेड। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में है, तो हम इन्हें इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम ऐसे बात करें तो ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ साइंस है नहीं। अब आप बताओ, क्या ये दोनों वेक्टर और ये दोनों ही केसेस में पैरेलल वेक्टर्स है? क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन या तो सेम होती है या तो अपोजिट होती है। अब अगर हम बात करें, जो कि मैंने एक्चुअली बोला था कि सबसे इंटरेस्टिंग होगा समझना, वो है कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं इस चार्ट को एक्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास वाई हो गई, तो ये हमारे पास बेसिकली एक प्लेन है। अगर ये हमारे पास प्लेन है तो ये हमारे पास ये दो वेक्टर जो है, या ये तीसरी करछी भी जो है, या चौथी करछी जो है, या ये पांचवी करछी जो है, ये एक्चुअली में सारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक प्लेन में होने चाहिए। लेकिन अगर मैं इस वाली करछी को ऐसे खड़ा कर दूं तो ये वाली करछी, ये वाली करछी, ये वाली करछी, ये वाली करछी, यानी ये चारों हमारे कोप्लेनर वेक्टर है। लेकिन ये वाला वेक्टर इनके कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि इन वेक्टर्स का इसका प्लेन अलग अलग है एक्चुअली में। और अगर मैं इस करछी को भी ऐसे कर दूं तो ये दोनों करछियां तो हमारे लिए कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगी, और जो नीचे की तीन करछियां वो भी कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगी, लेकिन ये आपस में सारी की सारी कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे कि यार हम लोग को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर मोशन इन अ प्लेन है, तो आपको समझना होगा कि चीज़ें प्लेन में ही चलने वाली हैं। 3 डायमेंशन का वैसे इस चैप्टर में कोई काम होगा नहीं, ऑल्दो वेक्टर्स की पढ़ाई हम लोग जनरली करेंगे, बट 3 डायमेंशनली एक्स वाई में चीज़ें रहेंगी, जेड में नहीं आएंगी। बट वेक्टर्स की पढ़ाई हम लोग जनरल करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन पर जब पहुंचेंगे तो मोशन इन अ प्लेन के रिस्पेक्ट से बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक वेक्टर पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप किसी 12th के बच्चे से पूछिएगा, ये आज की डेट में भी उसको इस्तेमाल में आ रहा है। और टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान सुनना। लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल चीज है, एक्स वाई जेड, है ना। ये तो आप समझ गए क्या। अब ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 7 3। आई होप आप इसका 1 और 7 का मतलब तो आप सब जानते थे कि ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस पे 1 चला है और वाई पे 7 चला है। लेकिन अब 3 का मतलब क्या है कि वो जेड एक्सिस पे 3 आ गया, यानी एक्स 1 चला, वाई 7 और जेड 3 यहाँ कहीं पे आ गया, बाहर आ गया, है ना। समझ के बाहर आ गया। एक्स पे 1, वाई पे 7, और एक्स पे 1, वाई पे 7 और जेड पे 3 आ गया। लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर मुझे ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस के लिए एक वैसे तो उसे यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं, बट अभी के लिए मैं कहूँगा एक्स एक्सिस के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के कैप। अब आई जे के क्यों नाम रखा, ऐसा कोई सच रीज़न नहीं है, कोई ना कोई कहानी किससे होंगे उसके ऊपर, बट अभी के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर 1 है तो 1 कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए वी यूज आई कैप, है ना। ऐसे ही 7 जो है वो कौन से एक्सिस पे है, वाई, तो इसके लिए वी यूज जे कैप। एंड 3 जो है एक जेड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए वी यूज के कैप। तो यहाँ से कुल मिला के मैं चाहूँ तो ए वेक्टर को
क्योंकि 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है, तो मैं इसको आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप लिख सकता हूँ। आपको बस एक बात समझनी होगी। पहली बात तो मैं कैप कैसे बना रहा हूँ, देखो ये आई है और इसको हम कैप बोलते हैं। कहीं आप आई के ऊपर ऐसे कैप बनाने लग जाओ बेटा, ओ माय गॉड मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसी कैप नहीं बनानी है बेटा। कैप ऐसे अपना झोपड़ी जैसा कैप होता है, बाकी झोपड़ी कह लो या घर की छत कह लो, जैसे मर्जी कह लो, बट ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया है ए वेक्टर को, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि आई कैप ही क्यों, तो मैंने बताया कोई ना कोई कहानी होगी। लेकिन एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज करते हैं और जेड एक्सिस के लिए के कैप यूज करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है बी, और ये बी पॉइंट हमारे पास है लेट्स से 3, -2 और 1। तो इसका मतलब आप समझे कि वो 3 चला है एक्स में, -2 चला है, मतलब 2 चला है माइनस डायरेक्शन में वाई में, और 1 चला है जेड में। तो यहाँ कहीं पे ये पॉइंट हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो मुझे अगर बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे आ जाएगा, 3 आई कैप आ जाएगा और -2 जे कैप आ जाएगा और प्लस में हमारे पास के कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी वेक्टर। ऐसे ही मान लेते हैं एक सी वेक्टर है जो कि लेट अस सपोज बैठा हुआ है इस पॉइंट पे, ये z एक्सिस पे बैठा हुआ है। अब आपको सबको पता है अगर वो z एक्सिस पे बैठा होगा तो इसका x और y तो 0 होगा और z मान लेते हैं इसका 5 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 आई कैप हो जाएगा, 0 ही जे कैप हो जाएगा, लेकिन 5 के कैप हो जाएगा। अब क्योंकि 0 है लिखते नहीं है तो मैं सिर्फ सी वेक्टर को 5 के कैप भी लिख सकता हूँ, 5 के कैप भी लिख सकता हूँ। तो पॉइंट है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड को हम आई कैप जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सारी जो मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, सच बोलूँ तो ये मैथ्स की पढ़ाई है। जैसे हमारे पास मैथ्स में अलजेब्रा था, ऐसे वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वेट करने के लिए हमारे पास जो होता है वो वेक्टर्स की पढ़ाई होती है, जो कि धीरे धीरे अभी हम सीख रहे हैं। वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वो सब, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि वेक्टर में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। यानी अगर मुझे एक, जैसे कि आपको पता है एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो अगर मुझे किसी वेक्टर में से डायरेक्शन को हटाना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हो, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो मान लो जैसे कि बहुत सिंपल अगर ऐसा आया, लाइक एक फोर्स आई और वो आई 50 न्यूटन नॉर्थ, है ना, 50 न्यूटन नॉर्थ आ गई वो। अब यहाँ तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, पहली बात तो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे आगे दो मोड़ लगा दूंगा, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर सीधा ऊपर से एरो हटा दूंगा तो ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। बट हम ऐसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंबलाइज करता है कि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर का मोड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हमें वेक्टर में सिर्फ अमाउंट से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 50 न्यूटन नॉर्थ, ये एक वेक्टर है ना, लेकिन अगर मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो आ जाएगा 50 न्यूटन, नॉर्थ हट जाएगा। आप कहोगे सर क्या ही मजाक कर रहे हो, ये मजाक नहीं है, ये है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। बट मज़ा कब आएगा, जब आई कैप जे कैप और के कैप के साथ हम लोग काम करेंगे, बताता हूँ। लेकिन मान लो एक और वेक्टर आया कि हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वो दे रखा है 70 मीटर नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है, अगर मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसमें से डायरेक्शन को हटा दूंगा। आप कहोगे तो मजाक हो रहा है, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है ना। आओ जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई ए वेक्टर लिखा हुआ है जो कि लिखा हुआ है 7 आई कैप। अब आप सबको पता है आई कैप का मतलब है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस में। तो अगर मुझे सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो सिर्फ 7 हो जाएगा, मैंने इसमें से आई कैप को हटा दिया। लेकिन मज़ा कब आएगा, यार ये करछियाँ थोड़ा दूर कर दो मैं, लेकिन मज़ा कब आएगा, मज़ा तब आएगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन, लाइक आई कैप जे कैप दोनों साथ हों या तीनों साथ हों तो और मज़ा आ जाएगा, है ना। तो मान लो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर जो कि है लेट्स से 2 आई कैप
-3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो इस केस में अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ध्यान से सुनना, मैथ्स ने हमें एक फॉर्मूला दिया है। धीरे धीरे इसी चैप्टर में आप ये कारण भी जान लोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखो, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपके मन में जब कोई भी एक फॉर्मूला आता है तो एक क्यूरियोसिटी जागती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। आपके मन में एक सवाल उठ जाता है कि ये ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला क्यों, ऐसा क्यों। मुझे पक्का पता है ये क्यूरियोसिटी आप सबके मन में भी जागी होगी कि अभी हम जो फॉर्मूला करने वाले हैं, कोई भी फॉर्मूला, अभी तो पता नहीं, कोई फॉर्मूला करने वाले हैं तो वो कहाँ से आया। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि फॉर्मूले दो जगह से आते हैं, एक होता है डेफिनेशन, परिभाषा से, और एक होता है डेरिवेशन। अब जो परिभाषा से आते हैं वो तो भैया उनकी परिभाषा में, जैसे कि हमने फोर्स की परिभाषा पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या अगर अभी तक मैं बात करूं हमने वेलोसिटी की परिभाषा पढ़ी थी, वेलोसिटी की परिभाषा आई थी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो उसी से उसका फॉर्मूला बना। तो उसमें तो डेरिवेशन होती है, वो तो परिभाषा है। लेकिन एक होता है जैसे कोई अजीब सा फॉर्मूला आ गया है ना, जैसे कि v=u+at, उसको हमने डिराइव किया। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जिनकी डेरिवेशन है लेकिन हमें 11th में नहीं करनी है, समझ गए ना। तो जैसे 10th में अगर आपको याद हो, आपने मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला किया था लाइट चैप्टर में, उसकी डेरिवेशन 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स में। तो समझना, ऐसे ही चलती है पढ़ाई। आप कभी भी ये मत फील करना कि ये फॉर्मूला एकदम से कहाँ से आ गया, ऐसे ही इसी के बारे में आप इसी चैप्टर में जान जाओगे। बट अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो तो क्या करना है, आई के साथ वाले का आपको स्क्वायर कर देना है, फिर जे के साथ वाले का जो कि -3 है उसका स्क्वायर कर देना है, फिर के साथ वाले का जो कि 4 है उसका स्क्वायर कर देना है, सबको ऐड कर देना है और उसका अंडर रूट कर देना है। इससे हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। जब एक ही डायरेक्शन हो तो कोई पंगा नहीं, हटा दो। लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो आपको कुछ ऐसा करना है। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाता है। तो ये आ जाता है √29। अब √29 इज 5 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, जो भी आएगा। पॉइंट ये है कि अब आप देख सकते हो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। अब कोई डायरेक्शन नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकाला और आई कैप जे कैप के कैप को हटा दिया, डायरेक्शन यहाँ से हट गई। जैसे कि इसके ऊपर अगर मैं आपको एक और सवाल दूं, ये हमारा होगा 5th क्वेश्चन, 5th एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास एक एक्स वेक्टर है जो कि है हमारे पास 3i कैप प्लस 4k कैप, जे कैप नहीं है, कोई बात नहीं। तो मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे है ही नहीं तो के साथ वाले का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर देना, और उसका अंडर रूट कर देना। इससे हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड, है ना भाई, जो कि हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस में 16 विच इज 25, 25 का अंडर रूट 5। तो पॉइंट है कि इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं आई। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो और आप के पास आई कैप जे कैप यानी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो तो आप ये फॉर्मूला जो है वो अपनाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं, एक आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं, वाई वेक्टर है विच इज √3i कैप प्लस √3j कैप प्लस √3k कैप। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जल्दी से टाइम, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है, लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है शायद, लेकिन मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जल्दी से, नहीं तो क्या करूंगा मैं इस गन का। बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं मैं इस गन से, बट ठीक है, हो गया, आंसर आ गया। कोई ना कोई सामान गिरेगा मुझे लग रहा है आज। आंसर आ गया, नहीं आया, आ गया, ठीक है, आई होप आ गया हो। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले आई के साथ वाले का स्क्वायर, फिर जे के साथ वाले का स्क्वायर, फिर के साथ वाले का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, है ना भाई। तो y वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 3 + 3 + 3 विच इज 9, और 9 इज 3। कमाल की बात है भाई, तो आंसर आ गया होगा 3, एंड आई होप आप सभी ने कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर 3 ही लिखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो क्या चीज़ है भाई। ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर।
देखो यूनिट वेक्टर बहुत सिंपल सी चीज़ है, एनी वेक्टर हैविंग वन एज इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो एक यूनिट वेक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से शुरुआत करूं कि जैसे कि फोर्स एक वेक्टर है और वो है 1 न्यूटन नॉर्थ, है ना भाई, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1 है। वहीं पे अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर साउथ, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर हो गया क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अगर ऐसे ही मैं आपको एक और वेक्टर दूं, लेट से एक्स है, वो है हमारे पास आई कैप, तो यानी, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि आई कैप, जे कैप और के कैप अपने आप में एक यूनिट वेक्टर ही होते हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो बस ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो 1 रहता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर्स को हम लोग ए के ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए के ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए के ऊपर हमने कैप बनाया तो वो हमारे लिए हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, मान लो मेरे पास, ये तो समझ में आता है कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालने जाएंगे तो वो 1 आ जाएगा। जैसे इनका 1 नहीं आया, इनका 1 नहीं आया, तो ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है। लेकिन अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो एक यूनिट वेक्टर कहलाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आओ मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और ऐसे ही प्लस 1/√3 के कैप। अब समझने वाली बात ये कि ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहे थे कि वो यूनिट वेक्टर है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 था, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो कि ये एक यूनिट वेक्टर कैसे हो गया, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 नहीं लग रहा, पर एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप देखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जब आई कैप जे कैप के कैप सब हों तो आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर अगर कर दूं और उसका अगर मैं अंडर रूट निकाल लूं तो इसे हम लोग बोल देते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब इसको हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। अब अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब हमारा जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कैसे, आओ देखो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3/3। अब 3/3 का मतलब कुल मिला के हो जाएगा ये 1। तो बड़ी हैरान तो नहीं, बड़ी अच्छी बात यह है कि इस वेक्टर को भी हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी बेसिकली 1 ही आ रहा है। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आता है तो हमारे लिए वो एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब अगर कोई वेक्टर पहले से यूनिट वेक्टर है तो समझ में आता है, बट अगर कोई वेक्टर पहले से ही यूनिट वेक्टर नहीं है तो उससे यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक वेक्टर है लेकिन वो एक यूनिट वेक्टर नहीं है, क्या उससे हम लोग एक यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका बना सकते हैं यूनिट वेक्टर? आओ जरा समझाता हूं अगर नहीं समझ में आया तो। मान लो आपके पास एक वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर मैं उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मैं समझाता हूं आपको। बट अगर आपको किसी भी वेक्टर का जो कि एक्चुअली में यूनिट वेक्टर नहीं है उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मुझे इस क्वेश्चन का ना आंसर दो आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन पे। बहुत देर हो गई मैंने सवाल नहीं पूछा। मान लो मेरे पास एक फोर्स है जो है 5 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। अगर फोर्स 5 न्यूटन नॉर्थ है तो मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन पे कि क्या ये एक यूनिट वेक्टर है। टाइम स्टैम्प देख लेना, आंसर दो। क्या ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है या नहीं है? जल्दी बताओ। तो आंसर है ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो क्या मैं 5 न्यूटन जो कि मेरे पास एक वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से विच इज 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 न्यूटन नॉर्थ मिल जाएगा? क्या अब ये एक यूनिट वेक्टर बन गया? तो आंसर है हाँ।
यानी कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और यही अगर आई कैप, जे कैप, के कैप वाले केस में आता है, मान लो मेरे पास एक बी वेक्टर आया विच इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैंने आपको बताया कि तरीका क्या है, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो उसे हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर। कैसे आओ जरा देखें, चेक करते हैं। बी वेक्टर हमारे पास है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ओके, डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, पीछे किया भी था, आंसर 5 आ जाएगा, हमें पता है। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइड बाय 5। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं 5 को दोनों के नीचे ले जाऊं, यानी कि 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, है ना, लिख सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है? क्या एक्चुअली में हमने बोल तो दिया कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो 1 आता है, कि वो यूनिट वेक्टर आता है। तो क्या यूनिट वेक्टर है? अब कैसे चेक करें कि ये जो वेक्टर हमारे पास आया है 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं? तो इसको चेक करने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप अभी इसी वक्त जाओ रफ में किसी भी पेज पे और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, जल्दी जाओ, मैं नहीं निकालूंगा, हमने बहुतों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, जल्दी जाओ इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। करके देखो, वीडियो को पॉज कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो और मुझे कमेंट सेक्शन पर टाइम स्टैम्प के साथ बताओ क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आया या नहीं आया। तो आंसर है इसका मैग्नीट्यूड 1 आया होगा। इसका मतलब है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आसान भाषा में कहें, किसी भी वेक्टर से अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। कूल है, ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो यहां पे हमारे पास अब आता है एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक विच इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, देखो भाई, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं। NCERT के हिसाब से वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, पहली बात तो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2 तरीकों से किया जाता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपको ये वर्ड्स पता होंगे, नहीं पढ़ रखा है तो छोड़ देते हैं। किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे NCERT के हिसाब से वर्क एनर्जी पावर या वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन यानी कि उसके नेक्स्ट चैप्टर में है। आप जाके इंसर्ट चेक कर सकते हो। बट होता क्या है कि कई टीचर्स कई स्कूल के अंदर क्या करते हैं कि क्योंकि वो वेक्टर का एडिशन पढ़ा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि मल्टीप्लिकेशन भी वो साथ में ही पढ़ा दे, और जिसमें कुछ गलती भी नहीं है, मुझे लगता है अच्छी बात भी है। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इस बार क्या हुआ, हमारा जो पेड बैच था, हमारा ऑनलाइन का पेड बैच था और हमारा जो ऑफलाइन बैचेस है उसमें बच्चों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर क्रॉस डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी साथ ही करा दो। तो हमने पहले ये चैप्टर खत्म किया, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म किया, फिर कराया। बट उसूल ये नहीं है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और अगले पूरे चैप्टर में यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। यार NCERT इतने सालों से आ रही है, कुछ सोच के ही वो सिलेबस को डिवाइड किया उन्होंने, और उन्होंने डॉट प्रोडक्ट को डाला वर्क एनर्जी में क्योंकि इसकी जरूरत वही है, और क्रॉस को डाला सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्योंकि उसकी जरूरत वही है, उससे पहले नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा चीजें क्यों पढ़ो, इसलिए हम भी उसको वहीं कराने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। बट वेक्टर की एडिशन की अगर बात करें तो वेक्टर को ऐड करने के 2 मेथड्स हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोनों मेथड से आंसर सेम मिलेगा। मेथड 1, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक होता है क्या हो गया ये, मेथड 2,
जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ये मैं सिंबल बना रहा हूं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अब थोड़े से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे, पहले पढ़ लेते। ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों अलग अलग मेथड है दो वेक्टर्स को ऐड किया। देखो अगर आपको दो चीज़ों को ऐड करना होता तो एक तो होता है एक के नीचे एक लिखो, ऐसे पहले वंस प्लेस ऐड करो फिर टेंस, एक होता है उंगली पे कर लो, है ना बचपन में। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं, और बिल्कुल यहाँ पे वेक्टर को ऐड करने के दो अलग अलग मेथड होते हैं, एक होता है ट्राइंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है जी। पहले बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए, मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, आप चाहो तो कहीं पे लिख लीजिए। एक बार पानी पी लो यार। आप चाहो तो कहीं पे लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टू ऐड टू वेक्टर्स, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, ठीक है, आप स्टॉप करके लिख लेना चाहे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, to add two vectors, we have to join the vectors from head to tail or tail to head. We have to join vectors from head to tail or tail to head. And the third side completing the triangle gives the resultant of the two vectors. And the third side completing the triangle sorry yaar, and the third side completing the triangle will give the resultant vector. अब इसका क्या मतलब है? हिंदी अनुवाद ये है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो आप उनको हेड से टेल या टेल से हेड जोड़ो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड साइड आएगी ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए, वो ही हमारा रिजल्टेंट होगा। जैसे कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर, और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब आप अगर पहली बात तो इन्हें ऐड करना चाहते हो तो ये आता तो समझ गए होगे कि ये वेक्टर का हेड हो गया और ये टेल, ये वेक्टर का हेड हो गया और ये टेल। अब अगर मैं दो वेक्टर को हेड से टेल जोड़ता हूँ, मतलब इसके हेड से मान लो इसकी टेल जोड़ देता हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर के हेड से, अच्छा मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में बताया भी कि हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट एनी चेंज, किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है बिना किसी चेंज के, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड से मिला देता हूं तो कुछ ऐसा नज़ारा होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ये हमारे पास बी वेक्टर है, कुछ ऐसा नज़ारा होगा। मैंने इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया और मैं यहाँ ले आया। अब ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो इन दोनों को ऐड करके, दो वेक्टर को ऐड करूंगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा, एक नया रिजल्टेंट मिलेगा। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जो थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे ट्रायंगल की थर्ड साइड ही होगा। यानी अगर मैं दो वेक्टर्स को हेड से टेल या टेल से हेड जोड़ता हूं तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए जो मुझे तीसरी साइड बनानी पड़ेगी वही मेरा रिजल्टेंट होगा। मैंने अभी आपको ये नहीं सिखाया कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो आप क्या करो, दो वेक्टर्स को हेड से टेल जोड़ दो या टेल से हेड, तो जो थर्ड साइड आएगी जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी वही हमारा रिजल्टेंट भी होगा। ये है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है जी। अभी हम समझेंगे, अभी हमने कोई न्यूमेरिकल या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ी ना ऑब्टेन किया है यार। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम लॉ की, मैं चौथी बार बोल रहा हूं, चाहे ट्रायंगल लॉ से ऐड करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, लिखो, इफ वी ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल, if we join two vectors from head to head or tail to tail, then the resultant
the resultant parallelograms diagonal, then the resultant parallelograms diagonal give the resultant vector, give the resultant vector। यानी कि इस बार हमें क्या करना है, मैं फॉर रेफरेंस सेम वेक्टर्स ले रहा हूं जो मैंने पीछे लिए थे। फॉर रेफरेंस ये हमारे पास ए वेक्टर था लगभग ऐसा, और ये हमारे पास बी वेक्टर था लगभग ऐसा। अब इस बार हमें क्या करना है, वेक्टर्स को हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ना है। तो अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और मुझे इन वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ना है, तो मैं इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके, आई होप आप समझ रहे हो, इस बी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूं तो मैं ऐसे लेके आ सकता हूं कि नहीं लेके आ सकता, बोलो भाई कि नहीं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, क्लोन हो गया, मैंने क्या किया, मैं ये जो बी वेक्टर मेरे पास था मैं उसको बस पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आया हूं, यानी मैंने इस बार टेल से टेल जोड़ दिया है। अब अगर टेल से टेल जोड़ दिया है और हमारे पास जो पैरेललोग्राम हमारा बनेगा, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, पैरेललोग्राम क्या होता है आई होप सभी को पता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम उनसे बनाता हूं तो जो हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, जो हमारे पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो ही हमारा रिजल्टेंट होगा। हमारे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। अब आप अकल लगाओ तो पिछली बार भी रिजल्टेंट यही है और यही, तो आंसर सेम ही आ रहा है, लेकिन दोनों लॉ अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ट्रायंगल लॉ कहता है दो वेक्टर को हेड से टेल या टेल से हेड जोड़ो, तीसरी साइड जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी वही हमारा रिजल्टेंट होगी। और वहीं पे पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि दो वेक्टर को हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ो, जो डायगोनल आएगा पैरेललोग्राम का वो हमारा रिजल्टेंट होगा। बात एक ही है, बात एक ही। लेकिन हमें इससे साबित क्या होता है, इससे हमें क्या फॉर्मूला मिला, हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर पाएंगे, और अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है तो इससे हमें ये कैसे पता लगा कि रिजल्टेंट इधर है। तो इसको, इस चीज को कि दो वेक्टर्स का क्या एक्चुअली रिजल्टेंट होता है, इसको आओ हम एक बार इस ड्रायर की मदद से और इस बॉल की मदद से देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स किसी चीज पे लग रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो पैरेललोग्राम लॉ से किस प्रकार से मिलता है। आओ एक बार इसको देखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यही चीज देखेंगे यूजिंग एक गाड़ी। एक्चुअली बड़ी तुक्के की बात है कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था, कल ही मैंने अपने साइंस एंड फन जो हमारा चैनल है, मेरा जो 5.5 मिलियन वाला चैनल है, उसमें मैंने कल एक वीडियो डाली है कि मैंने अपनी फॉर्च्यूनर के साथ 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसमें से एक छोटा सा क्लिप आप इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक के ऊपर बेइज्जत में मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी हो तो आप मेरे साइंस एंड फन के मेन चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने फॉर्च्यूनर के साथ 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट 11th क्लास की पढ़ाई के ऊपर ही हैं। ये बात आपको मुझे पता है, कुछ टॉपिक ऐसे जो आगे आपकी पढ़ाई में आने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हो। बट सबसे पहले इस ड्रायर और बॉल की मदद से देखते हैं, और जस्ट उसके बाद हम फॉर्च्यूनर वाली क्लिप को देखते हैं कि कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से एक डायरेक्शन में होगा। पहले ये देखते हैं, चलिए। यार पहले मैं इस बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करूंगा। अभी इसके ऊपर सिर्फ नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी जो कि mg होगी, mg यानी इसका वेट जो कि एक की तरफ फोर्स है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉल जो है वो सीधा नीचे जाएगी। लेकिन अगर मैं इधर से एक हवा से एक फोर्स लगाऊं, इधर से हवा, और हमारी एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको पता हो, नहीं तो हम करेंगे कि बारिश हो गई, हवा चल गई, छाता किस डायरेक्शन में पकड़ेंगे, तो वो इसी के ऊपर है। तो अगर मैं यहां से हवा को फेंकता हूं तो एक फोर्स हमारे इस डायरेक्शन में हो जाएगी और एक नीचे की तरफ mg लग रही होगी। तो एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ। कमेंट सेक्शन में बताना जब तक कि ये बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या सोच रहे हो? सही सोच रहे हो कि ये बॉल कुछ इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्योंकि एक वेक्टर इधर होगा और एक वेक्टर इधर होगा। आओ ट्राई करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक फोर्स नीचे की तरफ है और एक फोर्स इधर है, तो कहीं ना कहीं ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? मेरे हाथ में एक बॉल है जो कि आपको दिख रहा है, वाह। और अगर मैं इस बॉल को हवा में ऐसे करके उछालता हूं
तो मेरे हाथ पे वापस आ जाती है। नहीं, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं इसको वापस उछालूंगा, नीचे आ जाएगी, ये तो ग्रेविटी है। लेकिन क्या होगा अगर उशांक सर हमारे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे और हम स्लो मोशन से रिकॉर्ड करें, और चलती गाड़ी में अगर मैं बॉल को ऊपर उछालूं और बॉल नीचे आए, तो क्या वो वापस से मेरे हाथ पे आएगी? क्योंकि मेरा हाथ तो वहीं रहेगा ना। क्या बॉल वापस से मेरे हाथ पे आएगी, या मेरे हाथ से आगे जाके गिरेगी, या मेरे हाथ से पीछे जाके गिरेगी? जब तक आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे हैं। चलिए, तो वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं और यहाँ पे आके समझते हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि बॉल मेरे हाथ पे वापस आके गिरेगी या नहीं। तो आओ पहले इसके पीछे की साइंस समझते हैं, फिर इस वीडियो को प्ले करेंगे कि एक्चुअली में क्या होगा। तो आई होप आपको इस स्क्रीनशॉट के अंदर मेरे हाथ में यहाँ पे एक बॉल दिख रही होगी, जिसको मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब होगा क्या? क्या गाड़ी चल रही है? तो आंसर है यस। क्या गाड़ी के अंदर मैं भी चल रहा हूँ? तो आंसर है यस। और क्या मेरे हाथ में ये बॉल भी थी? तो वो भी चल रही थी, हाँ। तो आंसर है इसके पास आगे के डायरेक्शन में एक स्पीड या वेलोसिटी थी, यानी इसके पास एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी यानी स्पीड थी। और मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो मैंने इसे ऊपर की तरफ भी एक इनिशियल वेलोसिटी यानी स्पीड दे दी। अब हमारा वेक्टर कहता है, या कॉमन सेंस भी कहती है, कि अगर एक इधर वेलोसिटी है, एक इधर है, तो इसका नेट रिजल्टेंट जो है वो इधर होगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो बॉल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाली है। टेक्निकल टर्म्स पर ना जाते हुए ये बॉल को इधर की तरफ एक वेलोसिटी मिलेगी और एज अ रिजल्ट ये बॉल कुछ ऐसे चलेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे बॉल को, तो बॉल आपको कुछ ऐसा पैराबोला कवर करते हुए नजर आएगी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन कमाल की बात यह है, तब तक मैं भी आगे पहुंच चुका हूंगा और हम ऐसी उम्मीद लगा के बैठे कि मैं उस टाइम तक यहां पहुंच जाऊंगा और एज अ रिजल्ट मैं बॉल को कैच कर लूंगा। तो ये एक्चुअली में कंसेप्ट है, आप कह सकते हैं वेक्टर्स का, प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक वेलोसिटी आगे, एक वेलोसिटी ऊपर, रिजल्टेंट हो गया इधर। तो बॉल एक्चुअली ऊपर जाके नीचे नहीं आने वाली है, एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगी और मेरे हाथ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। हाँ, तो आई होप आपने इस ड्रायर की मदद से और उस बॉल की मदद से और साथ ही साथ फॉर्चूनर की मदद से देखा कि किस प्रकार से हमारे पास बेसिकली दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम से ले सकते हैं। लेकिन क्या इन दोनों एक्सपेरिमेंट से और इन दोनों लॉ से हम अमाउंट निकाल पाएंगे? मतलब मान लो इधर आपके पास 5 न्यूटन की फोर्स है और इधर आपके पास 5 न्यूटन की फोर्स है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? ये अभी तक नहीं पता है। या मेरे गले में ना कुछ अटक रहा है, एक सेकंड दो। मैं पानी पी लूं यार एक बार, एक सेकंड देना, पता नहीं क्या हो गया अजीब सा। हाँ, तो एक्चुअली में मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे पास एक 5 न्यूटन की फोर्स है और एक 5 न्यूटन की फोर्स है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हम समझ गए। लेकिन वो कितना होगा, उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये तो हमें पता नहीं लगा ना। तो इसके लिए हम लोग अब बात करने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। यानी जो अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा वो क्या होगा। एक बार समझते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मुझे इस ए वेक्टर में ऐड करना है बी वेक्टर। तो मैंने ऐड करने के लिए क्या किया, बी वेक्टर को इनके हेड से टेल को जोड़ दिया, तो ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया है ना। मैं पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे ही बस ट्रायंगल लॉ लगा दिया। अब ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट, है ना। हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ये रहा थीटा। हर दो वेक्टर के बीच में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो वो ये एंगल है थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ और इनको कुछ नाम दे दूँ, लाइक इसको नाम दे दूँ मैं पी क्यू, इसको दे दूँ एम और इसको एन, है ना। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया, पी एम एन एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया। तो इस ट्राइंगल में हमें पहले क्या करना है, हमें जो रिजल्टेंट आया है वो भी एक वेक्टर होगा, तो उसकी एक डायरेक्शन होगी और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, है ना। बट अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर, ना कि उसकी डायरेक्शन के ऊपर। तो अगर मुझे इस आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? ये जो पी एन है
इसका जो स्क्वायर है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, ये बराबर होगा पी एम के स्क्वायर के प्लस एम एन के स्क्वायर के। अब ये जो पी एन है ये हमारे पास रिजल्टेंट है। सर आपने ऊपर वेक्टर का साइन क्यों लगाया? अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब जो पी एम है वो हमारे पास ए वेक्टर प्लस में क्यू एम होगा। ये जो पूरा है ये इतना प्लस इसके बराबर होगा। ऐसे ही जो एम एन है वो हमारे पास फिलहाल देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे क्यू एम और एम एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये बी है, ये बी है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम से इसको पहले बात तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इस डायग्राम से अगर मैं कॉस थीटा की आपसे वैल्यू पूछूं तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेस हो गया हमारे पास क्यू एम और इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हो गया बी। तो क्यू एम की वैल्यू हमारे पास आ गई बी कॉस थीटा, है ना भाई? क्यू एम की वैल्यू हमारे पास आ गई बी कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा? तो आंसर है एम एन, अपॉन में हाइपोटेन्यूज अगेन हमारे पास होगा बी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ वेक्टर्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हम अभी मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एम एन की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है बी साइन थीटा, वो आ जाती है हमारे पास बी साइन थीटा। ठीक है जी, अब इस बी साइन थीटा की वैल्यू को और बी कॉस थीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं अगले पेज पे, तो ये हमारे पास आ जाता है आर इज इक्वल टू ए प्लस में क्यू एम जो है हमारे पास वो क्या है? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। इसका हमें स्क्वायर कर देना है प्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास एम एन क्या है? तो एम एन हमारे पास है बी साइन थीटा, एम एन हमारे पास जो है वो है बी साइन थीटा, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगा दी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो हमने इसकी आइडेंटिटी लगा दी। अब इसे खोल दिया तो आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर जो है वो आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर जो है वो आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है। ये स्क्वायर कहाँ चला गया भाई? स्क्वायर कहाँ चला गया? स्क्वायर हमने यहाँ लगाया नहीं, सॉरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से, तो क्या बच गया हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैथ्स कहती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है भाई। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। तो कुल मिला के आर जो हमारे पास आ गया वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट आ गया, इसका अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर है और डायग्राम वाइज हमें उनको ऐड करना है तो हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास फॉर्मूला चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए, तो वो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये बट ऑब्वियस हो जाता है कि इसके बाद जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला में उतना अच्छे समझ नहीं आता। बट अभी क्योंकि ये वन शॉट है, हम यहाँ पे सारे पहले पढ़ाई को एक फ्लो में ख़त्म करते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद हम यहाँ पे और सेशंस लेके आएंगे, लाइव जाएंगे, रिकॉर्डेड जाएंगे, जहाँ पे हम इनके इंपॉर्टेंट सवाल भी करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन जो है उसमें उसके बाद हम लोग या लॉज ऑफ मोशन, ये 3 चैप्टर है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन के एक बार वन शॉट डाल दें। उसके बाद फिर इन तीनों के कंबाइंड एक सेशन लेके आएंगे, चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड, वो आपसे मैं पूछ लूँगा, और फिर इन सारे तीनों चैप्टर्स के मिल के सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं और मुझे उनको ऐड करना है तो वहाँ पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, बट ऑब्वियस द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, है ना। वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमने
दो वेक्टर्स को ऐड किया और दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास उनका मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन दो वेक्टर्स को ऐड करके हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी, हमें आर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया है, लेकिन हमें आर की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि डायरेक्शन को थीटा में भी नापा जा सकता है, तो ये एंगल मैं मान लेता हूं कि अल्फा है, ये एंगल मेरे पास मान लेते हैं अल्फा है। अब इस अल्फा एंगल को अगर मैं निकाल लेता हूं तो मेरे पास आर की डायरेक्शन आ जाएगी। कैसे? मान लो ये अल्फा आता है 30 डिग्री, तो इसका मतलब जो आर है वो ए से 30 डिग्री ऊपर होगा, तो इससे हमें इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अब हम डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है। अब मैं अगर बात करूं कि फॉर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे ये एंगल, और ये एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे tan अल्फा। सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से देखा जाए तो 3, बाकी 3 तो उल्टे ही हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा में से आपने यहाँ पे tan थीटा ही क्यों चुना? मतलब आपने यहाँ पे डायरेक्शन को निकालना था तो आपने tan ही क्यों चुना, साइन और कॉस क्यों नहीं? तो आंसर बहुत सिंपल सा है। साइन और कॉस के अंदर हाइपोटेन्यूज आता है जिसमें रिजल्टेंट आ जाएगा, और मैं चाहता हूं कि अगर मैं रिजल्टेंट की सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो मुझे रिजल्टेंट निकालने की जरूरत ना पड़े। देन दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या निकाला, tan अल्फा। अब tan क्या होता है हम सब जानते हैं, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब अगर मुझे ये tan अल्फा निकालना है तो परपेंडिकुलर मेरे पास कौन है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर mn है और बेस है pm, है ना भाई, mn है और बेस है मेरे पास pn। अब अगर मैं यहाँ से tan अल्फा निकालता हूँ तो mn हम पहले ही निकाल चुके हैं, और mn हमारे पास b साइन थीटा आया था, तो ये हमारे पास हो जाएगा b साइन थीटा, b भी हमारे पास होगा, साइन थीटा ही हमारे पास होगा, और पी एन हमारे पास है a प्लस क्यू एम, और क्यू एम क्या है, b कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब अगर आप इस पूरे फॉर्मूले में देखो तो हमारे पास कहीं पे भी आर नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ क्यों। मान लो आपने इसको सॉल्व किया साइन से या कॉस से, एंगल तो बेटा साइन से भी मिल जाएगा, एंगल तो आपको कॉस से भी मिल जाएगा, बट कॉस और साइन में पंगा क्या होगा कि ऊपर पूरे फॉर्मूले में कहीं पे आर यानी कि हाइपोटेन्यूज भी आ जाएगी, आर भी आ जाएगा। अब मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एंगल निकालने की जरूरत है, सिर्फ आपको डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला ही नहीं गया, तो अगर आप साइन या कॉस से करोगे तो आपको ना चाहते हुए भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो इसीलिए ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास आर का जो फॉर्मूला है वो ये है, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम tan अल्फा जो निकालेंगे वो b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा से कैलकुलेट बेसिकली करने वाले हैं। ठीक है जी, पक्की बात है, मन में कोई सवाल? पक्का? चलिए ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना सीखा, उसका रिजल्टेंट भी निकालना सीख लिया और उसकी डायरेक्शन भी। अब एक्चुअली में हम लोग चल रहे हैं मोशन इन अ प्लेन की तरफ, थोड़ा सा बढ़ेंगे। अभी तक देखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या था, हमारे पास चीज़ें एक ही प्लेन में चल रही थी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, सॉरी, एक ही लाइन में चल रही थी। तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते थे कि हम एक्स में गए या वाई में गए, बट क्योंकि अब मोशन इन अ प्लेन शुरू होने वाला है जिसमें हम लोग एक प्लेन में चलेंगे, तो एक्स एक्सिस, जैसे कि मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मैं साथ साथ एक्स भी कवर कर रहा हूं और वाई भी कवर कर रहा हूं। अभी तक तो क्या था, अगर ये एक्स था और ये वाई था तो हम ऐसे चल रहे थे, है ना, तो हम सिर्फ एक्स में चल रहे थे तो वाई की हमें टेंशन नहीं थी, या वाई में चल रहे तो एक्स की टेंशन नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं तो चीज़ें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में जाएंगी, इसलिए कुछ चीज़ें बदलेंगी। अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं जो बदलेंगी, आओ जरा समझें। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डालूं कि हम शुरू कर रहे हैं काइंड ऑफ मोशन इन अ प्लेन, यानी हम अब प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मोशन इन अ प्लेन में अभी तक क्या था, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था जिसको हम लोग एस कहते थे, अब एक्चुअली में वो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी हो जाएगा और वो ही डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है ना, मैं अगर चलूंगा तो एक्स में भी जाऊंगा और वाई में भी जाऊंगा। तो अगर मुझे टोटल एस निकालना होगा तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, वैसे तो
दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और 2xy cos थीटा। बट क्या x और y में हमेशा एंगल 90 होता है? तो आंसर है हाँ। अगर हमेशा एंगल 90 होता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको हटा ही देना चाहिए, है ना। तो यानी कि एक्चुअली फॉर्मूला ये लगाया हमने, देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट हम x और y में बात कर रहे हैं, तो x और y हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। x और y हमेशा एक दूसरे से अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा, और cos 90 क्या हो जाता है? 0। तो फॉर्मूला आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। बिल्कुल इसी प्रकार से, ओहो, बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अब हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हुआ करती थी, अभी तक वो हुआ करती थी u, है ना भाई। लेकिन क्योंकि अब हम फिर से दो डायरेक्शन में जाएंगे तो u x हो जाएगी x डायरेक्शन की और u y हो जाएगी y डायरेक्शन की। लेकिन अगर आपको टोटल u का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अगर आपको x और y दे रखा होगा, तो अगेन u x का स्क्वायर करेंगे, u y का स्क्वायर करेंगे और अगेन प्लस 2 यू एक्स यू वाई कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो कॉस 90 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात करें, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, जिसको अभी तक हम लोग v बोलते थे, अब वो भी अगेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगी वी एक्स और एक हो जाएगी वी वाई। सही कह रहा हूँ? अब अगर ऐसा है कि एक वी एक्स हो जाएगी और एक वी वाई हो जाएगी, और मुझे अगर टोटल वेलोसिटी निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? वी एक्स का स्क्वायर, वेक्टर नहीं आएगा, v टोटल वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे करूंगा? वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर, वही cos 90 वाली बात है। एंड फाइनली अभी तक हमारे पास सिर्फ हम ऐसे बोलते थे कि एक्सेलरेशन है, लेकिन अब एक्सेलरेशन दो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, x डायरेक्शन का अलग और y डायरेक्शन का अलग, है ना भाई। तो अब अगर मुझे टोटल एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? x का एक्सेलरेशन का स्क्वायर और y के एक्सेलरेशन का स्क्वायर, इससे मुझे टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब एक सवाल है, हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सबके लिए काम किया। क्या ये काम टाइम के लिए होगा? कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बताओ, क्या यही काम टाइम के लिए करेंगे कि नहीं? जैसे टाइम क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जाएगा? जल्दी से टाइम स्टैम्प दो और बताओ, क्या यही सेम काम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जाएगा कि नहीं? जल्दी से। ओ यार, हाँ जी, जल्दी से। ओके, तो आंसर है टाइम के लिए ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब हम चल रहे हैं और दो अलग अलग डायरेक्शन, टाइम एक कौन सी क्वांटिटी है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है टाइम में, है ना। तो इसलिए टाइम में ऐसा नहीं होगा कि एक्स अलग हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग मोशन इन अ प्लेन की तरफ बढ़ते हुए एक आखिरी काम करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल पे चलेंगे, और वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास अभी तक देखा जाए तो कितनी हुआ करती थी? तो आंसर है 3। अभी भी 3 ही होंगे, ऐसी बात नहीं। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन क्योंकि पहले हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, एक ही लाइन में चल रहे थे, ना x एक्सिस था ना y एक्सिस था, लेकिन अब हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस में चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए हमारे पास ये इक्वेशंस अब दो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी, x के लिए अलग, y के लिए अलग। आओ ज़रा समझें। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर मैं x एक्सिस में लिखूंगा तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, वी एक्स इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो जाएगा। ऐसे ही वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। समझ गए ना? टी नहीं चेंज होगा बिकॉज टी एक स्केलर क्वांटिटी है।
वहीं पे अगर मैं इस वाले इक्वेशन की बात करूं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s x का हो जाएगा या y का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ऐसे ही y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। कूल है। ऐसे अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो v एक्स का स्क्वायर माइनस यू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ax और x हो गया, क्योंकि s की जगह हमने x लिख दिया। और ऐसे ही y डायरेक्शन की बात करूं तो वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay वाई हो गया, है ना भाई। तो यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अभी भी तीन ही है, बस हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन x में अलग हो गई और y में अलग। यानी अब जब भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो x एक्सिस के लिए अलग तरीके से बात करेंगे और y एक्सिस के लिए अलग से बात करेंगे, लेकिन जो टाइम होगा वो सेम रहेगा, समय जो होगा, टाइम जो होगा वो सेम रहने वाला है। बात समझ में आई? नहीं आई? तो जब आपको हम आगे बढ़ाएंगे अभी प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक बेस्ट एग्जांपल हमें पढ़ना भी है मोशन इन अ प्लेन का, जहाँ पे हम ये अलग अलग इक्वेशंस एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में करने वाले। तो मैं अब आपको सलाह दूंगा कि आप वीडियो को यहाँ पे एक बारी पॉज कर लीजिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, उसके लिए आपको इतनी सारी पढ़ाई आनी चाहिए जो भी हमने अभी तक 1.5 घंटे या जितने भी देर में पढ़ी। तो जितनी भी पढ़ाई अभी तक हमने करी उसको हम देखेंगे, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एक दो चीज़ें करके सर्कुलर मोशन पे आएंगे और हमारा वन शॉट खत्म। लेकिन जितनी भी पढ़ाई अभी तक हमने करी है, आपको हर एक पढ़ाई का एक एक तिनका आना चाहिए आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में छलांग मारने के लिए। तो वीडियो को पॉज कर लो, इतना जितना पढ़ा है सब पढ़ लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आई होप आपने पिछला रिवाइज किया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, बस आप इसको नोट का पॉइंट कह लीजिए, या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, चलो इसको हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करता हूँ तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है। तो ऐसे में एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ भी सकता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ तो इस ए वेक्टर को दो टुकड़ों में बांट सकता हूँ। जैसे इस पॉइंट से अगर मैं एक कंपोनेंट इधर लेके आऊँ, इसको कहीं किताबें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहती हैं। तो अगर मैं एक कंपोनेंट यहाँ लेके आता हूँ और एक कंपोनेंट यहाँ लेके आता हूँ, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि इन दो हरे वेक्टर से मिलके ये हमारा वाइट वाला वेक्टर बना है? हाँ, क्योंकि ये एक ट्राइंगल लॉ या कह लो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो भी कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि ए वेक्टर इन दो टुकड़ों से मिलकर बना है। अब अगर मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला यानी क्यू एम हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो क्यू एम हमारा क्या आया था? बी कॉस थीटा। ऐसी थीटा के सामने वाला यानी कि एम एन जो है, थीटा के सामने वाला हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्टली प्रूव भी किया था। तो बिल्कुल इसी प्रकार अगर ये ए है और ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला ये कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा ए कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये बराबर हो जाएगा अब ये वाला कंपोनेंट, और ये बात एक ही है, थीटा के सामने ये कंपोनेंट भी है और ये भी है, तो बात एक ही है, समझ रहे हो आप। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, ये आपको इसके और एग्जांपल कराता हूँ। लेकिन किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हमेशा जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है वो कॉस थीटा होता है, और थीटा के जो सामने वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा साइन थीटा होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर के अगर मैं दो कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ, एक कंपोनेंट अगर मेरा यहाँ है और एक कंपोनेंट अगर मेरा यहाँ है, और लेटर सपोज ये वाला एंगल थीटा है, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि एंगल थीटा कौन सा है। अब अगर ये थीटा होता तो उल्टा हो जाता। तो थीटा के साथ वाला, अब ये थीटा के साथ वाला वेक्टर है तो ये हमारे लिए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये थीटा के सामने वाला है तो ये हमारे पास बी साइन थीटा हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को दो टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। चलो ऐसा करते हैं, अब आपको एक सवाल देता हूं और कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर देना। ये हमारे पास एक्स वेक्टर है। अब मैं यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट कर रहा हूँ ताकि आपको कमेंट सेक्शन पे आंसर देना आसान हो जाए। तो मैं इसके दो अलग अलग कलर बना देता हूँ, ठीक है जी। ये है।
अब अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो आपको बताना है इसमें से कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा और साइन थीटा वाला। मतलब आप कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख दो कि येलो वाला ये कंपोनेंट और ग्रीन वाला ये कंपोनेंट। हमारा मेन वेक्टर लाल वाला है एक्स, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि येलो वाला और ग्रीन वाले में साइन थीटा कंपोनेंट कौन सा और कॉस थीटा कंपोनेंट कौन सा है, खटाक से जल्दी से। ठीक है, ओके, डन है। चलिए, तो क्योंकि येलो वाला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला है तो ये हमारे पास x cos थीटा हो जाएगा, और ये थीटा के सामने यानी ये वाला कंपोनेंट तो ये हमारे पास x sin थीटा हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि x cos थीटा और x sin थीटा, यानी कि sin थीटा कंपोनेंट कौन सा है और cos थीटा कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है जी। अब इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा सवाल, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो डेरिवेशंस हो, प्रोजेक्टाइल मोशन से आए हैं। अब वो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा सवाल प्रोजेक्टाइल या वेक्टर के एडिशन से ही बनते हैं इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है, पहली बात तो अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और मेरे पास ये अगर एक वाई एक्सिस है, पहली बात तो आपने अगर वो फॉर्च्यूनर वाली वीडियो देखी, उसमें जब मैंने बॉल को ऊपर उछाला तो बॉल ने जो मोशन किया देखा जाए, पहली बात तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। अब ये होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल सरफेस के मुकाबले में एक सर्टेन थीटा एंगल पे फेंकूं, जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को, अब जैसे मेरे पास ये स्टाइलस है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये मोशन ना स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक सर्टेन एंगल पे फेंकूंगा, जिसको हम इस गन की मदद से कुछ देखने वाले हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो क्या होगा? तो आंसर है ये एक सर्टेन एंगल पे अगर फेंका जाएगा, तो सर्टेन एंगल पे अगर इसको फेंकेंगे हम तो ये एक ऐसा पाथ कवर करके नीचे आ जाएगा। सही कह रहा हूं? इस पाथ को पहली बात तो बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। दिस पाथ इज नोन एज पैराबोलिक पाथ, और ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ नीचे आ जाएगा। ऐसे मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप कह सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? अ टाइप ऑफ मोशन इन विच a type of motion in which a type of motion in which an object is thrown vertically, an object is thrown vertically, not vertically, sorry yaar, an object is thrown at certain angle with हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से एक सर्टेन एंगल पे अगर एक चीज को फेंका जाएगा तो वो मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहे लिख सकते हो जैवलिन थ्रो, एग्जाम्पल के तौर पे एक टैंक से मिसाइल को फेंका गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो शटल कॉक को आपने बैडमिंटन से मारा, तो ये सारे जैवलिन थ्रो समझते हो नीरज चोपड़ा जी, तो ये सारे मोशन जो है वो कहलाए जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते वक्त हमें कुछ बातों को एज्यूम करना होगा। हमें करना क्या है? हमें प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस करनी है, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर के लिए हवा में रहता है, मैक्सिमम हाइट, ये कितना ऊपर जाएगा जमीन से मैक्सिमम, और हॉरिजॉन्टल रेंज ये कितना दूर जाएगा। जैसे कि मैंने इसको फेंका तो ये मैक्सिमम कितना दूर गया, इसको आर यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, और ये मैक्सिमम कितना ऊंचा गया इसको हम लोग एच यानी कि मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो हमें चार चीजें यहाँ पे निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो होता है
तो जो उसका पाथ होता है, जो उसका पाथ होता है वो पैराबोला होता है, पैराबोलिक होता है। अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो पैराबोलिक है। हम ये कैसे साबित कर सकते हैं? तो आओ जरा देखें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम ये कैसे साबित करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है? उससे पहले कुछ इनिशियल्स यहाँ पे हमें लिखने होंगे और हमें ये देखना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते वक्त कुछ बातें एज्यूम की जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, हमें हवा को इग्नोर कर देना है, एयर इग्नोर्ड रहेगी। तो कुछ एजम्पशन है, चाहे कहीं पे आप लिख लीजिए, हमें एयर को इग्नोर करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अर्थ को फ्लैट मानना है। तीसरी चीज़, जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी होता है, जिसको हम 9.8 बोलते हैं 9 से, उसकी वैल्यू आप सबको वैसे पता है, ऊपर जाओ नीचे आओ तो चेंज होती है, बट हम उसकी वैल्यू को कांस्टेंट मानेंगे। जी की वैल्यू को हमारे यहाँ पे हमें कांस्टेंट मानना है। और हम अर्थ रोटेट हो रही है ये भी एज्यूम नहीं करेंगे। तो 4 एजम्पशन क्या क्या है? हवा नहीं है, धरती फ्लैट है, धरती घूम नहीं रही है, ऐसा एज्यूम करना है। और हमें ये भी एज्यूम करना है कि जो जी की वैल्यू है, छोटे जी की वैल्यू है, वो कांस्टेंट है, वो ऊपर जाने पे और नीचे आने पे चेंज नहीं हो रही है, ऐसा हमें एज्यूम कर लेना है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो कुछ इनिशियल्स हैं। पहली चीज़, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दी है u, तो उस u वेलोसिटी के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, जैसा कि ये पता है किसी वेक्टर के आप दो टुकड़े कर सकते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। अब अगर ये वाले कंपोनेंट की बात करें तो, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये u कॉस थीटा हो जाएगा ना, और ये वाले कंपोनेंट की बात करें तो u साइन थीटा हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही प्रकार की फोर्स लग रही होती है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंड और वो चलेगा एंड इट विल मूव। इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। एंड इट विल मूव एंड इट विल मूव ओनली अंडर the action of gravitational force। और वो सिर्फ ग्रेविटी यानी हवा भी नहीं है। अब आप कहोगे सर रॉकेट लॉन्च करना, देखो मिसाइल लॉन्च करना और रॉकेट लॉन्च करने में फ़र्क है। अगर मैं रॉकेट लॉन्च करूंगा तो रॉकेट के पीछे उसका इग्निशन चलता रहेगा और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगती रहेगी, तो वो एक प्रोजेक्टाइल नहीं है। अब नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन को फेंका, हम लोग ओलंपिक में गोल्ड जीते, ओलंपिक में जीते थे ना, हाँ गोल्ड जीते। तो आप मुझे बताओ सिंपल सा लॉजिक, जो नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन को फेंका, उस जैवलिन में क्या कोई फ्यूल लगा हुआ था? नहीं, बस एक इनिशियल वेलोसिटी और वो चलता गया। लेकिन रॉकेट में क्या होता है, वो उसका अंदर का सामान जलता है, उससे कंबशन पैदा होता है जिसकी वजह से रॉकेट आगे जाता है। तो ये भी आपको समझना है कि सिर्फ एक ही फोर्स लगनी चाहिए और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली चीज़, ये जो यू एक्स है और ये जो यू वाई है ना, अब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास u cos थीटा है, और y डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वो u sin थीटा, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन का। अब y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन का मतलब है ऐसे ऊपर नीचे वाला एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का मतलब है ऊपर नीचे का एक्सेलरेशन। अब ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस जी होता है और नीचे आते वक्त प्लस जी होता है, तो इसलिए y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्लस माइनस जी होगा। वहीं पे अगर हम x डायरेक्शन का मतलब है आगे पीछे वाला, यानी कि इसके इस वाले x डायरेक्शन y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है। मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट को चलना होगा ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और वो एक्स डायरेक्शन में नहीं लगती, वो वाई डायरेक्शन में लग रही है, यानी ऊपर नीचे के डायरेक्शन में लग रही है। तो इसलिए एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब ये चार चीज़ें अगर आप याद रख पाओगे तो जो भी हम डेरिवेशन आगे करने जा रहे हैं वो बच्चों का खेल है। तो ये चारों डेरिवेशंस आपको तभी आ पाएंगे जब ये चारों चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें यह प्रूफ करना है कि जो पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पैराबोला है। अब यहाँ पे मैथ्स की एक चीज़ लगेगी, और वो क्या है, मैथ्स के हिसाब से, जिनके पास मैथ्स नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के हिसाब से अगर y फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, y अगर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है,
यानी y के फॉर्मूले में अगर एक्स स्क्वायर कहीं पे आ जाता है और उससे बड़ी कोई पावर नहीं आती है तो वो पैराबोलिक, यानी उसका ग्राफ की जो शेप होती है पैराबोलिक होती है, मैथ्स कहती है। और आप बना के भी देख सकते हो, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे करके कर्व आ जाएगा, यानी पैराबोलिक आ जाएगा। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं किसी भी तरीके से कि y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या आपको याद है जो अभी बॉल को हमने फॉर्च्यूनर पे फेंका था, वो बॉल ऐसे 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 गई थी और उसने भी पैराबोलिक पाथ ही कवर किया था। क्यों? क्योंकि उसके पास भी एक इधर की तरफ वेलोसिटी थी और एक इधर की तरफ, तो बॉल एक्चुअली में ऐसे मूव कर गई थी। तो इस मोशन को हम लोग पैराबोलिक मोशन कहते हैं। अब हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी की इक्वेशन लगाएंगे, जो कि आपने याद कर ली होगी। अब हमारे पास इक्वेशंस वही हैं, बस x में और y में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब x हमारे पास x है, यू एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे यू कॉस थीटा इंटू में टी। अब यू कॉस थीटा कैसे आया आप समझते हैं। और y डायरेक्शन, x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास जीरो है, ठीक है जी। तो ये पूरा जीरो हो जाता है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है u कॉस थीटा इंटू में टी। यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है x अपॉन में u कॉस थीटा। हमारे पास t की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है x अपॉन में u कॉस थीटा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरा प्लान क्या है, मैं यही सेम इक्वेशन y एक्सिस में लगाऊंगा और वहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा, बिकॉज x और y में टाइम जो है वो सेम रहता है। तो अब y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो y मुझे कैलकुलेट करना है। यू वाई मेरे पास u साइन थीटा है, इंटू में t मेरे पास क्या आ चुका है x अपॉन में u कॉस थीटा आ चुका है देखा जाए तो, और हाफ ऊपर और नीचे, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ मुझे पता नहीं है, तो जो मेरे पास एक्सेलरेशन होगा वो प्लस माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आगे लिखता हूँ, एक्सेलरेशन जो है मेरे पास प्लस माइनस जी हो जाएगा, तो प्लस माइनस जी। और टाइम मेरे पास आ चुका है एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, तो मुझे उसका स्क्वायर करना, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा मुझे उसका बेसिकली स्क्वायर करना। तो y आ जाएगा हमारे पास क्या, u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, तो x tan थीटा है ना। y मेरे पास क्या आ जाएगा, x tan थीटा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस हाफ। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो y के फंक्शन में क्या x स्क्वायर आ गया है, तो आंसर है हाँ, y एज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हो गया है, y एज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हो गया है, y एज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे x है वहाँ पे x स्क्वायर है, x के ऊपर, x की स्क्वायर के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब y एज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हमने साबित कर दिया। तो अगर एग्जाम में आता है कि शो करो कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, तो आपको ये डेरिवेशन वहाँ पे करके आ जानी है। इससे प्रूफ हो जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो पाथ होता है हमेशा वो हमेशा पैराबोलिक रहता है, ठीक है जी, ओके है जी, डन है जी। अब अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात की, इसकी सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, और वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट से हम क्या समझते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली बात तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितना समय लगता है एक प्रोजेक्टाइल को हवा में रहते वक्त, मतलब मैंने उसको फेंका तो कितने समय के बाद वो नीचे आ गया, कितना समय उसको नीचे आने में लगा, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। या कह लो कितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। जैसे प्रोजेक्टाइल की शुरुआत यहाँ से हुई और वो उसने ख़त्म यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब क्या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। एक है टाइम ऑफ एसेंट यानी कि ऊपर जाने का टाइम, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि उसके नीचे आने का टाइम, है ना भाई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट को मैं बोल रहा हूँ TA और टाइम ऑफ डिसेंट को मैं बोल रहा हूँ TD। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे एक आंसर दो जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ कि ऊपर जाने का जो टाइम है मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाना, और नीचे आने का टाइम है यहाँ से यहाँ तक आना। क्या ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम ये टाइम सेम होंगे या अलग अलग होंगे? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन पे, जल्दी से बताओ कि ऊपर जाने का टाइम
और नीचे आने का टाइम, ये दोनों टाइम सेम होंगे या अलग अलग होंगे, जल्दी से बताओ। तो आंसर है ऊपर और नीचे आने का टाइम तो सेम होगा बेटा, कॉमन सेंस की बात है। अब अगर ऐसा होगा कि ऊपर आने का टाइम और नीचे जाने का टाइम अगर सेम होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको मैं 2 इंटू में टाइम ऑफ एसेंट लिख सकता हूँ। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था मेरा मकसद, अब मेरा मकसद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना नहीं रहा, अब मेरा मकसद टाइम ऑफ एसेंट निकालना होगा, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम ऑफ एसेंट आ गया तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसको टाइम ऑफ फ्लाइट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन की मदद लूंगा, तो आंसर है थर्ड इक्वेशन की मदद लूंगा y एक्सिस में। बताता हूँ क्यों। अब थर्ड इक्वेशन y एक्सिस में क्या होती है, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वाई वाई। नो 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 नो, माय बैड, सॉरी, मेरे को तो टाइम निकालना है, मेरी गलती हो गई, सॉरी। मैं फर्स्ट इक्वेशन की मदद लूंगा, सॉरी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा, पहली बात, थर्ड इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं ले सकता, उसमें तो टाइम आता ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहा हूं, अगर टाइम की जगह टाइम ऑफ एसेंट आया तो इसका मतलब है कि मुझे यहां से यहां जाना है, और जब मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचूंगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वाई वाली जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। अब अगर ऐसा है तो y तो हमारे पास जीरो हो गया, लेकिन इनिशियली तो हमारे पास u साइन थीटा ही था, है ना भाई। और ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, ये तो u साइन थीटा ही था, है ना। अब अगर ऐसा है तो इस हिसाब से मेरे पास जो टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, u साइन थीटा इधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u साइन थीटा के डिवाइड में चला जाएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम आ गया। अब अगर ये ऊपर, ओ माय गॉड, ये कितना गंदा लग रहा है, ऊपर जाने का टाइम आ गया, ऊपर जाने का टाइम आ गया, इज नॉट दैट वाला ऊपर जाने का टाइम आ गया, ये है नीचे से टॉप तक मैक्सिमम हाइट तक जाने का हमारे पास टाइम आ चुका है। अब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं जो कि 2 इंटू में टाइम ऑफ एसेंट होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा इसका दुगना यानी कि 2u साइन थीटा बाय जी आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास 2u साइन थीटा बाय जी आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी बेसिकली मेरे पास आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है, डन है। बात समझ में आती, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हमने प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास तीसरी चीज आती है बच्चों, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बोले तो, मैक्सिमम हाइट बोले तो कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो जमीन से कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा, जमीन से मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा। अब इतनी कॉमन सेंस शायद सब में होगी कि अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मुझे इस पे एक्स एक्सिस की इक्वेशन लगानी होगी या वाई एक्सिस की इक्वेशन लगानी होगी, सोच लो, दिमाग लगा लो। तो आंसर है, अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मुझे वाई एक्सिस की इक्वेशन लगानी होगी। अब वाई एक्सिस की इक्वेशन में भी फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता, तो सेकेंड या थर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक इक्वेशन जो आपका मन करे, हम यहाँ पे वाई एक्सिस में थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, थर्ड से भी काम हो जाएगा, ठीक है जी, थर्ड लगाते हैं और चलो थर्ड से काम करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वाई वाई। अब क्योंकि मैं मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहा हूँ तो मेरे पास जो y हो जाएगा वो तो h हो जाएगा, क्योंकि हाइट हो जाएगी। अब क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, ठीक है जी। अब फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ओ सॉरी इंटू में 2g। और यहाँ से अगर मैं हाइट निकालता हूँ बच्चों तो मुबारक हो, फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाता है। अब पंगा ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला थोड़ा सेम सा साउंड करता है, इसलिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और अभी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी आएगा, वो भी सेम साउंड करेगा, बट ध्यान रखें टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g।
अब इसके बाद आखिरी डेरिवेशन विच इज हमारी आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी दूर जाके गिरा, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना दूर जाके गिरा। कमेंट सेक्शन पे इस बार मुझे धमाकेदार आंसर चाहिए सबके कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ नहीं सॉरी, धमाकेदार सवाल चाहिए। जवाब क्या हो गया मेरे को, क्या मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ेगी? एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ बच्चों, है ना। एक सेकंड दो मुझे। कमेंट सेक्शन पे ये आंसर दो कि जैसे मैंने मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लगाई थी, ऐसी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? एक्स की इक्वेशन लगाऊंगा या वाई की इक्वेशन लगाऊंगा? जल्दी। तो ऑब्वियस बात है, अगर मुझे रेंज निकालनी है, रेंज जो कि एक्स एक्सिस का है, तो मुझे एक्स एक्सिस की इक्वेशन लगानी होगी। अब एक्स एक्सिस के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं? तो आंसर है फर्स्ट नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आता, तो सेकंड या थर्ड में से कोई भी लगा सकता हूं, तो सेकंड लगा लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन कहती है एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब क्योंकि मैं मैक्सिमम रेंज या रेंज निकालना चाहता हूं तो आर हो जाएगा, यू एक्स हमारे पास यू कॉस थीटा होता है। अब कमाल की बात यह है कि टाइम मुझे क्या लेना होगा, क्या मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट लेना होगा या टाइम ऑफ एसेंट लेना होगा? तो आंसर है, क्योंकि मैं पूरी रेंज निकालना चाहता हूं, मैं पूरी रेंज निकालना चाहता हूं, तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे लेना होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आया था, अगर आप पीछे जाके देखें तो 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास u इंटू यू, तो u स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अगर आपने मैथ्स में ट्रिको कर लिया है अब तक तो पता होगा, नहीं किया है तो कर लोगे, और अगर मैथ्स ही नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें आया था ये साइन स्क्वायर थीटा है, और लेकिन वो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। तो इसी से हमारे पास बच्चों मुबारक हो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके डन है, मन में कोई सवाल? पक्की बात? पक्का पक्का। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हम इस गन की मदद से, फाइनली मेरे बच्चे की गन जो है वो यहाँ पे यूज होगी, अब वो क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब आती है? ये सवाल इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है कि एट what angle horizontal range is maximum। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं थीटा चेंज करूंगा तो रेंज भी चेंज होगी, क्योंकि जो हमारे रेंज का फॉर्मूला आया है वो आया है टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं थीटा चेंज करूंगा तो मेरी रेंज भी चेंज होगी। तो कौन से एंगल पे जो मेरी रेंज है वो मैक्सिमम है? अगर मैं u और g को कांस्टेंट मान के चलूं, मेरे को सिर्फ एंगल से मतलब हो, तो कितने एंगल पे मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकूं कि वो मैक्सिमम रेंज जो है वो कवर कर ले, है ना। तो जैसे कि पहली बात तो मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है। अब रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है ना। इसको मुझे मैक्सिमम करना है। बेसिकली मुझे थीटा के रिस्पेक्ट से बात करनी है, क्योंकि यू स्क्वायर बाय जी तो कांस्टेंट है, तो साइन 2 थीटा को बेसिकली मुझे मैक्सिमम करना है। अब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हम सब जानते हैं कि वो पाई पे, यानी कि पाई बाय 2 पे, यानी कि साइन 90 डिग्री पे होती है, यानी कि 1। इसका मतलब है कि जो 2 थीटा हमारे पास आ गया बेसिकली वो 90 डिग्री आ गया, और इससे अगर मैं देखूं तो मेरे पास थीटा आ जाता है 45 डिग्री, मेरे पास थीटा आ जाता है 45 डिग्री। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको, अभी तो मैं दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर मैं इसके आगे बुलेट लगाऊं, पहली बात तो जब भी मैं इसको फायर करूंगा
तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स है। ये हम हाथ से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हाथ से मैं कभी ज़्यादा तेज़ फेंकूंगा कभी कम, तो वो बहुत अनफेयर होगा। लेकिन गन से हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। अब पहले मैं इसको एकदम 0 डिग्री पे ऐसे करके मारूंगा, फिर मैं इसको 10 डिग्री पे मान लो अब देखो हम एंगल नापेंगे नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। 0 पे मारूंगा, फिर 10 डिग्री पे मारूंगा, फिर 20 पे, फिर 45 पे लगभग, और फिर ऐसे करके 70 80 पे मारूंगा, 90 पे मारूंगा। तो हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बड़ी रेंज, सबसे दूर ये कौन से केस में जाने वाला है। हमें पता है आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, आना ही चाहिए। आओ जरा एक बार चेक करते हैं कि क्या आंसर 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आती है कि नहीं इस एक्सपेरिमेंट से। चलिए। तो यार ये मैं फेंक रहा हूँ पहले लगभग 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री पे जब मैंने फेंका तो आप देख सकते हो इसका डार्ट जो है वो यहाँ पे आके गिरा। इस जगह को मैं हटा के यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ। मैंने छोटा सा एक खिलौना रख दिया ताकि हमें पता चलता रहे कि 0 डिग्री पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके गिरा था। अब मैं एंगल को थोड़ा सा बढ़ा के लगभग 45 डिग्री पे इसको अगर शूट करूँगा, तो 45 डिग्री पे शूट करने पर आप देख सकते हो ये थोड़ा आगे गिरा। यहाँ पर मैं अपनी चाबी रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि मैं कितना आगे गिरा हूँ। अब मेरे निक्कर को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अब मैं अगर इसको 45 से ज़्यादा एंगल पे लगभग 70 पे गिरूंगा, तो आप देख सकते हैं वापस से पीछे आके गिरा। इसका मतलब क्या हुआ, चाबी यानी कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम हुई, बाकी सब में ठीक है। यार आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, जो कि इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक भी है हमारे पास। 15 मिनट मैक्सिमम सर्कुलर मोशन जो है हम लोग कर लेंगे। आओ, अब सर्कुलर मोशन क्या चीज़ है? देखो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, सर्कुलर मोशन कोई नई चीज़ तो है नहीं। और मैंने आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फ़र्क भी बताया था। तो इसीलिए फिर भी अगर दोबारा याद दिला दूं, तो अगर मैं इस करछी को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं तो ये रोटेशनल मोशन है, लेकिन धागा बांध के इसको एक बहुत बड़े चक्कर पे घुमाता हूं तो वो सर्कुलर मोशन हो जाता है। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो रोटेशनल मोशन है, सन के आसपास चक्कर काट रही है तो सर्कुलर मोशन है। तो ये फर्क तो रहता ही है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन का मतलब हमारे पास क्या है भाई, अगर हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो एक फिक्स रेडियस के आसपास घूम रहा है, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है और ये एक फिक्स्ड रेडियस के आसपास जो है वो ऐसे करके घूम रही है, भाग रही है, इसकी इधर वेलोसिटी होती है, फिर इधर आया तो इसकी वेलोसिटी इधर होती है, फिर इधर आया इसकी वेलोसिटी इधर होती है। तो इस मोशन को हम सब जानते हैं कि सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन के बारे में हमें कुछ बातें जाननी होंगी कि इन एवरी सर्कुलर मोशन, हर एक सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी changes continuously because of change in direction। यानी कि एक सर्कुलर मोशन में बार बार वेलोसिटी चेंज होती रहती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। कैसे? ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is always tangent to the सर्कुलर पाथ, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अब इसका क्या मतलब है आओ जरा समझें। जैसे ये एक बॉल यहाँ है, टेंजेंट का मतलब तो आप सब समझते होंगे। तो इस बॉल की वेलोसिटी इधर होगी टेंजेंट में, यानी अगर मान लो रस्सी से एक बॉल घुमा रहे हैं, अगर हम रस्सी से एक बॉल को घुमा रहे हैं तो ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी। अगर रस्सी टूट गई तो ये बॉल सीधी चली जाएगी इस डायरेक्शन में। ऐसे ही ये भी यहाँ पे भी ऐसे होगा। अगर ये बॉल इधर है और रस्सी टूट गई तो बॉल चली जाएगी इधर। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा उस सर्कल के टेंजेंट होती है। अब इस टेंजेंशियल डायरेक्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें करने वाला हूँ। एक तो मैं इस हुला हुप से, पहले तो मैं इस ड्रायर को हटा देता हूँ। सबसे पहले तो हम इस हुला हुप से यहाँ पे एक काम करने वाले हैं इस टेंजेंशियल डायरेक्शन को समझने के लिए, और इस बॉल से बड़ा ही प्यारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, और वो बात ये है कि एक बार मैं यहाँ पे यूट्यूब चलाता हूँ, उसमें क्या है कि अगर मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ गया भाई कीबोर्ड, ओके कीबोर्ड की तार ही निकली हुई है, वाह बेटा वाह, मौज कर दी।
क्या बात है। अच्छा, पहली बात तो यार ये मेरी वो वाली वीडियो है 4 एक्सपेरिमेंट विद माय फॉर्च्यूनर। बट अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स और मैं आगे लिख दूं आशु सर, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वीडियोस आ जाएंगी आई होप। हाँ, एक वीडियो तो ये भी है, इस पर ये वीडियो मैं ना दिखाने के बजाय आपको ये वाली वीडियो दिखाना चाहूँगा। थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये ऐड आ रही है जब तक। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि अगर मैं एक फुलझड़ी को जलाता हूँ तो फुलझड़ी को जलाने के बाद क्या होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर मैं फुलझड़ी को जलाता हूँ, देखना हम मेरे पास एक फुलझड़ी है जिसमें भाई हम आग लगा, ऑब्वियस बात है आग लगा देंगे। अब अगर मैं उस आग लगी हुई फुलझड़ी को जलाता हूँ और उसे घुमाता हूँ तो हमें क्या देखने को, ये हमारे ऑफलाइन की वीडियो है ना। अगर मैं फुलझड़ी को जलाता हूँ, उसमें आग लगाता हूँ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। आओ जरा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ मैं। ओहो, ये तो ऐड आ गई शायद इसमें। हाँ, पैसे भी कमाने बहुत जरूरी होते हैं बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने फुलझड़ी को जलाया, अब मैंने इसको ड्रिल मशीन में लगा के घुमा। ये देखो, अगर आप नोटिस कर रहे हो, अभी हम इसको स्लो मोशन में चलाएंगे, अगर हम ड्रिल मशीन लगा के इसे घुमा दें तो आप क्या देख रहे हो कि जो इसके पार्टिकल है वो टेंजेंशियली जिधर से भी हैं, जैसे ये स्लो मोशन में घूमेगा, अभी आप जाएगा जब ये घूमेगा तो इसके पार्टिकल टेंजेंशियली उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये देखो, ये देखो उधर एक पार्टिकल जा रहा है, इधर जा रहा है, टेंजेंशियली पार्टिकल निकल रहे हैं। इधर एक पार्टिकल गया था, तो ये एक और सस्ता वाला स्लो मोशन देखो, ये देखो। तो जैसे हम इसे घुमा रहे हैं, हर एक पार्टिकल टेंजेंशियली इसका भाग रहा है। कितना पतला हुआ करता था, लेकिन बाल देखो मेरे, टेंजेंशियली इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका ये दिखाने का कि जब भी एक सर्कुलर मोशन होता है तो उसके पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट होती है टू दी पाथ, यानी हमेशा पाथ के टेंजेंट होती है। बात समझ में आ गया। अब इसको एक बार इस हुला हुप और इस बॉल की मदद से भी देखते हैं, आइए चलिए। ये जो हुला हुप है, अगर मैं इस बॉल को इसके अंदर रोटेट करता हूँ तो सर्कुलर पाथ में घूमेगी। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो कॉमन सेंस भी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर ये बॉल रोटेट हो रही है और मैं हुला हुप को हटा दूं तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। जहां पे मैं हुला हुप को हटाऊंगा ये बॉल उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली चली जाएगी। दोबारा देखते हैं, अगर मैं इस बॉल घुमाता हूँ और यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली चली गई। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं बॉल हुला हुप को यहाँ हटाऊं तो बॉल यहाँ निकल जाएगी। आओ जरा देखते हैं। तो ये देखो, अब मैंने हुला हुप को यहाँ से हटाया तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गई, तो यहाँ चलेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे हटाऊंगा, देखते हैं एक बार, आओ, तो यहाँ हटाया तो सीधा निकल जाएगी। तो जहां पे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दूंगा ये बॉल उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली चली जाए। आई होप आपने देखा है कैसे जब मैं इस हुला हुप को यहाँ से हटा रहा था तो बॉल उसी डायरेक्शन में आगे जा रही थी जहां से मैंने इसको हटाया। तो बेसिकली ये भी एक तरीका है दिखाने का, बड़ा प्यारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर बात करें एक टॉपिक के बारे में, और वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है और वह है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फुलझड़ी के केस में क्या हुआ, जैसे पार्टिकल जल के उधर भाग रहा था तो उस पे से सेंट्रीपिटल फोर्स हट रही थी, जिसकी वजह से उसने सर्कुलर पाथ में घूमना बंद कर दिया और वो आगे चला गया। बिल्कुल जब मैंने हुला हुप को उठाया तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गई और से चला गया। तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन में रहने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है और उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इन एवरी सर्कुलर मोशन, इन एवरी सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स towards center, there is a force towards center of motion called centripetal force। हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स जरूर लगेगी, हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स जरूर लगेगी और सेंटर की तरफ लगने वाले इस फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम के अंदर आप सबको पता है ये फोर्स हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रही है। बॉल को धागा बांध के रस्सी से घुमाओगे तो यहाँ पे भी जो फोर्स आपको मिलेगी वो धागे की टेंशन से मिलेगी।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा चाहिए होती है सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला रहता है mv²/r। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v उसकी वेलोसिटी और r उसका रेडियस है। तो mv²/r ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की जरूरत इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में पड़ेगी। लेकिन इसकी डेरिवेशन अगले से अगले में है, आप जाके चाहे चेक करिएगा, वहां पे है। तो इसकी डेरिवेशन हम वहां पे करेंगे, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस होता है। अब आप सबको पता होगा कि जो पहले तो ये फॉर्मूला आ गया, आपको याद करना। अब जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन भी होता है। अब जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से अगर मैं मास से मास को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा v²/r। और ये कोई ऐसा वैसा एक्सेलरेशन नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब कई किताबें कहती हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के हमेशा ऑपोजिट एक और फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये बॉटल है, अब इस बॉटल के अंदर पानी है। अब अगर मुझे इसे घुमाना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी होगी। लेकिन एक थ्योरी कहती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगती है उसके ऑपोजिट हमेशा एक फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। बचपन में आप सभी ने किया होगा कि अगर मैं इस बॉटल को इसका ढक्कन खोल दूं और ढक्कन खोल के मैं इसको, अगर देखो कॉमन सेंस, अगर मैं इसको घुमा के ऐसे उल्टा कर दूंगा तो पानी नीचे आ जाएगा, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, फिर नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे ढक्कन खोल के जोर से ऐसे करके घुमाता हूं ये तो फेल हो गया बच्चों, एक्चुअली मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं इसको यहाँ पे खिसकाता हूँ। यार ऐसे हंसना मत यार तुम, ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा जगह कम थी मेरे पास तो गिर गया ऐसा, ठीक है। और मैं इसको कट भी नहीं कर रहा क्योंकि साइंस में एरर्स चलते हैं। लेकिन अगर मैं इस बॉटल को ऐसे करके जोर से घुमाता हूँ, देखो देखा देखा, तो अगर मैं इस बॉटल को ऐसे करके जोर से घुमाता हूँ तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। वो मेरे पास जगह नहीं थी ना यार, पहले ऐसे करके जोर से घुमाता हूँ तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। और बड़ी कमाल की बात ये देखो, मैं ये लंच बॉक्स का इस्तेमाल भी करता हूँ। अगर मैं इस बॉटल को इसके अंदर रख लेता हूँ ऐसे करके, और अब मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ और अगर मैं इसको थोड़ा और तेज तेज घुमाता हूँ, देखना ध्यान से। अब इसके अंदर ये बॉटल मैंने रख दी है, कुछ भी नहीं किया है, बॉटल पर ढक्कन नहीं है, और मैंने बॉटल को इसके अंदर रख दिया। अब अगर मैं इसको जोर जोर से घुमाऊं ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो नीचे नहीं गिर रहा। अब क्यों नहीं गिर रहा है पानी नीचे? क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ एक सेंट्री फ्यूगल फोर्स लग रही है इमेजिनरी, जो इस पानी को नीचे गिरने से रोक रही है। थोड़ी जगह चाहिए थी इसलिए गिर गया, ऐसे हंसने वाली बात नहीं है, कोई भी कमेंट सेक्शन पे हंसेगा नहीं। तो कहने का मतलब आप समझे, मैं इसको वापस से इधर कर देता हूं। तो कहने का मतलब आप समझे कि हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। और एक इमेजिनरी फोर्स होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल देते हैं भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ में आती है? ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है इसके हिसाब से, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर को खत्म करते हैं बेटा। चैप्टर को खत्म करने के लिए 5 मिनट और चाहिए हमें बस। वो क्या है? देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास एक वेलोसिटी हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या dx/dt, है ना। लेकिन अब हमारे पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक क्या था? वेलोसिटी कितना डिस्प्लेसमेंट चले अपॉन में टाइम। लेकिन मान लो मैं सर्कुलर मोशन में हूं और यहां से मैं इधर जाता हूं, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे जाता हूं, कूल है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर मैं एक डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा तो साथ साथ मैं कुछ एंगल भी करूंगा। अभी तक मोशन में स्ट्रेट लाइन था, लेकिन सर्कुलर मोशन में अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं तो मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सर्कुलर मोशन में हूं तो मैं कुछ एंगल भी चलूंगा। सही है, फैक्ट है। अब कितना डिस्प्लेसमेंट चला लीनियर अपॉन टाइम, उसको हम वेलोसिटी बोलते थे। अब हम इस पहली बात तो इस वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी बोल देंगे, बिकॉज हमारे पास 2 वेलोसिटी आ जाएंगी, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भाई? एंगुलर वेलोसिटी होता है कि मैं कितना एंगल चला पर यूनिट टाइम, मैं कितना एंगल चला पर यूनिट टाइम, या फिर डी थीटा बाय डी टी, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अभी तक एक्सेलरेशन क्या था? वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम।
जिसको हमने डी वी बाई डी टी कहा था, लेकिन अब हम इसको लीनियर एक्सेलरेशन कहेंगे क्योंकि हमारे पास एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि अल्फा, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि यहां पे अगर आप नोटिस करो तो यहां पे हमारे पास क्या आया, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉमन सेंस, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर डी ओमेगा बाय डी टी। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे इसकी एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड थी और इसकी एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, क्योंकि आप सबको थीटा की यूनिट पता होनी चाहिए, नहीं पता तो याद दिलाऊं, थीटा की यूनिट होती है रेडियन। अब जल्दी से बताओ कि ओमेगा की यूनिट क्या होगी और अल्फा की यूनिट क्या होगी। 1 मिनट दे रहा हूं जल्दी से। ओमेगा क्या है, कितना एंगल चला पर यूनिट टाइम, और अल्फा क्या है, कितना चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, अगर उसकी रेडियन है और टाइम की सेकेंड होती है तो इसकी होगी रेडियन पर सेकेंड, और इसकी अब क्योंकि ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड आ चुकी है और नीचे एक और सेकेंड है तो ये हो जाएगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आती है? ओके है। चलो बच्चों, चैप्टर को यहां पे समाप्त करते हैं एक चीज करके, और वो क्या है, अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या v का फॉर्मूला मेरे पास dx बाई dt आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अब मैं यहां पे, आप सबको पता है थीटा का फॉर्मूला होता है मैथ्स के हिसाब से, 9th 7th 8th में पढ़ा होगा पता नहीं, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ये आर्क x है और रेडियस r है, तो मैं थीटा का फॉर्मूला अगर आर्क अपॉन रेडियस होता है तो मैं यहाँ पे x की जगह लिख सकता हूँ, x की जगह लिख सकता हूँ थीटा इंटू में r। अब r क्योंकि रेडियस है और वो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो हमारे लिए आज ही पढ़ाया, एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं रिलेशन निकाल सकता हूं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, डी वी बाई डी टी। कूल है। अब यहां पे डी वी की जगह मैं आर ओमेगा प्रूफ कर चुका हूं, तो आर ओमेगा मैं लिख सकता हूं, फिर से आर जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर डी ओमेगा बाय डी टी बच जाएगा। और ये जो डी ओमेगा बाय डी टी है इसको हमने आज ही एंगुलर एक्सेलरेशन बोला है, तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड पेन डाउन। तो बच्चों ये हमारा वन शॉट आज खत्म होता है मोशन इन अ प्लेन का। कोई न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन इसका अगला वन शॉट जो कि अगले हफ्ते में डालेंगे हम, और फिर इन तीनों के क्वेश्चंस करके बढ़िया सा सेशन लेंगे। बस आप कमेंट सेक्शन पे बता देना कि वो सेशन मैं लाइव लूँ या रिकॉर्डेड लूँ, या मुझे बता दो लगभग 1.5 घंटे का 2 घंटे का वो सेशन होगा, या कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो सेशन मैं लाइव लूँ या रिकॉर्डेड लूँ। ठीक है जी, आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा। इस वन शॉट में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, और ये वन शॉट सीरीज़ एक्सपेरिमेंट के साथ कि आपको कैसी लग रही है इसके लिए भी कमेंट सेक्शन पे अपने रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, प्यार ज़रूर दीजिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको ये सेशन कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वन शॉट में, अगले लेक्चर में इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।